हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो डिटेल एनालिसिस करेंगे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स की। सो बेसिक लेट्स फर्स्ट डिस्कस द बैकग्राउंड, राइट। कौन सा एज चल रहा था वर्ड्सवर्थ का, एंड हाउ व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस एसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, उसने क्यों लिखा, यह सब कुछ। सो बैकग्राउंड चल रहा था एज ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, बिटवीन नियो क्लासिकल और रोमांटिक के बीच में, ठीक है। सो ये एज चल रहा था, सो ट्रांसफॉर्म हो रहा था ना, नियो क्लासिकल से रोमांटिसिज्म की तरफ जा रहा था। एंड एज यू नो दैट व्हेन वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज दे पब्लिश देयर वर्क लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ये चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स अलग है और खाली लिरिकल बैलेड्स अलग है, ठीक है। लिरिकल बैलेड्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पोइम्स है। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का कंबाइंड वर्क है। सो इनके पब्लिकेशन से रोमांटिसिज्म का आगाज़ हुआ था, लेकिन ये प्रीफेस बाद में लिखा गया था। क्यों लिखा, ये सारी चीज़ें और इस प्रीफेस में क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इस एज का मैंने बता दिया था, रोमांटिसिज्म की तरफ जा रहे थे। सो रोमांटिसिज्म इन जर्मनी फिलोसफिकल था, रोमांटिसिज्म इन फ्रांस रिवोल्यूशनरी था, जिसमें फ्रेंच रिवोल्यूशन टेक प्लेस हुआ। इंग्लैंड में लिटरेरी मूवमेंट था, राइट। सो लिरिकल बैलेड्स, इसके 4 वो थे एडिशंस, ठीक है। उस मैंने आपको बता दिया था, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ के थे और 4 एस.टी. कॉलरिज के थे। 4 एडिशंस में ये पब्लिश हुआ था। पहला वर्क जो था 1798 में, ठीक है। एंड इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। व्हाट वी विल बी फोकसिंग ऑन इज़ द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। प्रीफेस किसे कहते हैं? प्रीफेस कहते हैं इंट्रोडक्शन को। सो प्रीफेस इसने बाद में लिखा हुआ था। सो फॉर ये क्या बताता है, व्हाट ही डिस्कस इन दिस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, कह रहा है कि 4 स्टेजेस ऑफ पोइट्री, जिसमें पहला ऑब्जर्वेशन आ जाती है, किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हो, फिर रिकॉलेक्शन, उस चीज़ को रिमेंबर करते हो, यानी दोबारा उसको याद करना, राइट। एंड देन फिल्ट्रेशन, आइडियाज़ को फिल्टर करते हो, व्हाट टू इंक्लूड, व्हाट टू एक्सक्लूड। फिर आप पोइट्री की क्रिएशन करते हो। फिर वो अपना रिप्रेजेंट करता है थ्योरी ऑफ पोइट्री, वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्री में। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर पोइटिक डिक्शन किस तरह का होना चाहिए वो बताता है। डेफिनेशन ऑफ पोइट्री बताता है। यूज़ ऑफ मीटर, उसने मीटर किस तरह यूज़ किया। प्रोज और पोइट्री का डिफरेंस बताता है। सो ये सारी चीज़ें एसएसए में डिटेल से डिस्कस करता है, हम देखेंगे। सो क्रिटिक्स डिसअप्रूव हिज वर्क, ठीक है। उसका जो वर्क था लिरिकल बैलेड्स, उसको पसंद नहीं किया, और इसने अपना जो थ्योरी ऑफ पोइट्री दी थी, और इसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया और पोइट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस लाए थे, जो कि क्रिटिक्स ने उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। ही ब्रिंग्स चेंजेस इन द सब्जेक्ट मैटर, डिक्शन ऑफ द पोइट्री, लैंग्वेज किस तरह का चूज़ किया, सिंपल, और सब्जेक्ट मैटर किस तरह, रस्टिक लाइफ यानी रूरल लाइफ, ठीक है, ताकि कॉमन मैन को समझ में आ सके। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स ये कि एक एसे है टू एड्रेस द क्रिटिक्स को एड्रेस करने के लिए। सो बिगिन विथ, वो इस एसे में पोइट्री के बारे में बताता है कि कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन क्या थी पोइट्री की। कह रहा है पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकॉलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। फिर क्या करता है, वर्ड्सवर्थ ट्राई टू मेक एक्सपेरिमेंट ऑन द पीपल, ठीक है, एज ए एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंटल वर्क था, लिख के देखा कि लोगों का क्या रिएक्शन आएगा। फिर रीडर्स का रिएक्शन बहुत अच्छा आया, लोगों ने पसंद किया उसका काम, सिंपल लैंग्वेज। सो उसके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा उसको रिजल्ट देखने को मिला, राइट। फिर आ जाता है जी इसके मेन पॉइंट्स ऑफ द एसे। ठीक है, ऐसे तमाम ऐसे को मैंने एनालाइज किया हुआ है, उसके मेन पॉइंट्स, मेन लाइंस मैंने उठा रखे हैं। सो इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, प्लीज़ वॉच द वीडियो completely to grasp the major concept of this preface to lyrical ballads. So he composed poetry with the view that is well adapted to interest। ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट गेन करना था, और ताकि so that he use simple language। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया ताकि कॉमन मैन उसको समझ सके। सो उसके फ्रेंड कॉलरेज और दूसरे फ्रेंड्स ने उसको एडवाइस किया कि आप प्रीफेस लिख लो। ठीक है, सो उसने ये प्रीफेस लिखा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी तमाम चीज़ें हम देखेंगे कि लैंग्वेज, मेट्रिकल लैंग्वेज जिसने यूज़ किया, मीटर का यूज़ किया, डिक्शन को अवॉइड किया। एंड कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या थी इसके लिखने की। कह रहा है कि ही चूज इंसिडेंट एंड सिचुएशंस फ्रॉम कॉमन लाइफ। कॉमन लाइफ से सिचुएशन उठा लिया और इनको एक्सप्लेन किया यूजिंग सिंपल कॉमन लैंग्वेज, ताकि कॉमन लोग, आम आदमी इसको समझ सकें और इसको प्लेजर मिल सके। सो सब्जेक्ट मैटर रस्टिक लाइफ, रूरल लाइफ इज वर्ड्सवर्थ का कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ था ना। नेचर को बड़ा सराहता था अपने पोइट्री में। ठीक है, रोमांटिक पोइट्री जो कि रिवॉल्व अराउंड करता है नेचर, एम्फेसिस करता है नेचर पे। क्यों इसने रस्टिक लाइफ चूज़ किया, और इसकी जस्टिफिकेशन देते हुए एसे में ये कहता है कि बिकॉज इन दैट कंडीशन, यानी रस्टिक लाइफ में, द एसेंशियल पेशेंस ऑफ द हार्ट फाइंड अ बेटर सॉइल इन विच दे कैन अटेन देयर मेचोरिटी। फिर आ जाता है जी कॉमन मैन। ठीक है, उसने पोइट को कहा कि पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन। पोइट इस तरह का होना चाहिए कि एक आधा कॉमन मैन से बात कर रहा हो और इजली कम्युनिकेट हो सके, समझ सके। एंड फिर रोमांटिसिज्म में पोइट्री की डिफिनेशन में, उसके पोइट्री के डिफिनेशन में ही हमने देखा था कि फोकस किस चीज़ पे था, फीलिंग्स एंड इमोशंस पे। ठीक है, सो इमोशंस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ थॉट। पर्पस ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री, क्या पर्पस है वर्ड्सवर्थ पोइट्री की? टू कनेक्ट थॉट्स टू इमोशंस। ठीक है, थॉट्स को इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सके ईजली, सो दैट रीडर्स समझ सके और उनको प्लेजर मिले। पोइट्री का पर्पस ही यही है ना, रीडर्स को प्लेजर देना। सो सिंपल लैंग्वेज वो समझेंगे, रिलेट कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली उनको प्लेजर मिलेगा। जब समझ में ही नहीं आएगा तो किस तरह प्लेजर मिलेगा? सो ही सेड दैट आई बिलीव दैट माई हैबिट्स ऑफ द मेडिटेशन have so formed my feelings as that my description of such objects excite those feelings, यानी pleasure मिल सके। And purpose of his poems to illustrate the manner in which our feelings and ideas associate हो सके, so रीडर्स इजली इनको रिलेट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और उनको प्लेजर मिले। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। पोइटिक डिक्शन, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पोइटिक डिक्शन सिंपल लैंग्वेज का उसने यूज़ किया था। उसने बाकी जो राइटर्स कॉम्प्लेक्स फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते थे उसको यूज़ नहीं किया, रादर देन ही यूज़ सिंपल मीटर में उसने लिखा। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसने मीटर का यूज़ किया, और मीटर
और प्रोज को क्या कहता है, वी कॉल देम सिस्टर्स। कह रहा है कि उनको हम सिस्टर कह सकते हैं। वाई, बिकॉज दे बोथ स्पीक बाय एंड टू द सेम ऑर्गन्स। पोइट्री shed no tears such as angels weep, she can boast and no celestial echo। so ये कुछ लाइन्स है उसके ऐसे में से regarding his use of meter and yes, फिर कह रहा है कि poet speaks through the mouth of his characters and what is poet? पोइट कौन होता है? अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, ही इज़ अ मैन स्पीकिंग टू अ मैन। कॉमन मैन होगा जो कि कॉमन मैन से बात करेगा सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हुए। बट द थिंग इज़ दैट पोइट जो है उसकी जो ही इज़ मोर लिवली, हिज सेंसिबिलिटी, ही हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, कॉम्प्रिहेंसिव सोल होगा, राइट, एंड अ मैन प्लीज विथ हिज ऑन पेशेंस। सो इस तरह का पोइट होगा। एंड वोम ये एड्रेस कॉमन मैन को एड्रेस करेगा। लैंग्वेज सिंपल और रस्टिक लाइफ, सब्जेक्ट मैटर रस्टिक लाइफ होगी। फिर क्वालिटीज़ ऑफ पोइट बताता है, पोइट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो पोइट हैज़ द क्वालिटी और एबिलिटी ऑफ द conjuring up in himself passion produced by real incidents। so situation उसने common life, real life से उठा लिए थे। acquire a greater readiness and power in expressing, easily express कर सके feelings को, ठीक है। man speaking to a man होना चाहिए, ordinary literate man होना चाहिए। it will be wish of the poet to bring his feeling near to the person whom feelings he describe। ईज़िली अपने फीलिंग्स को अपने रीडर्स तक पहुंचा दे, राइट, सो दैट दे रिलेट कर पाए। गिविंग प्लेजर, यस, पर्पस ऑफ पोइट्री इज़ गिविंग प्लेजर। यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए उसकी पोइट्री में। फिर रोल ऑफ अ पोइट बताता है कि पोइट का रोल जो है एज अ ट्रांसलेटर है। क्या ट्रांसलेट करता है पोइट? ट्रांसलेट फीलिंग्स को ट्रांसलेट करता है वर्ड्स में, उनको एक्सप्रेस करता है। लैंग्वेज ऑफ द मैन उसने चूज किया हु स्पीक्स ऑफ व्हाट दे डू नॉट अंडरस्टैंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा, एक रेस्ट्रिक्शन बताता है कि देयर इज ओनली वन रेस्ट्रिक्शन इन राइटिंग पोइट्री, और पोइट राइट अंडर वन रेस्ट्रिक्शन, और वो क्या है? दैट इज द गिविंग इमीडिएट प्लेजर टू द रीडर्स, ठीक है। एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि बस रीडर्स को प्लेजर मिलना चाहिए आपकी पोइट्री से। फिर वो कंपेयर करता है पोइट और मैन ऑफ साइंस को, ठीक है, और पोइट को सुपीरियर कंसिडर करता है एज कंपेयर टू मैन ऑफ साइंस। एंड कह रहा है कि मैन ऑफ साइंस ही फील्स दैट हिज नॉलेज इज प्लेजरेबल। मैन ऑफ साइंस साइंटिस्ट जो होता है, ठीक है, ही कंसिडर्स दैट कि उसकी नॉलेज प्लेजरेबल होती है। बट द थिंग हेयर इज दैट हिज दिस प्लेजर इज लिमिटेड टू हिमसेल्फ, ठीक है, उस साइंटिस्ट के खुद तक महदूद होता है। वेयर एज पोइट्स, हिज पोइट्स नॉलेज जो होता है जो यूनिवर्सल होता है, और वो यूनिवर्सल प्लेजर देता है तमाम रीडर्स को, सबको। इट गिव्स प्लेजर। फिर वो बात करता है, यस, पोइट कंसिडर्स मैन एंड नेचर अडॉप्टेड टू ईच अदर। एंड मैन ऑफ साइंस जो है वो बस खुद पे काम करता है। ही रेज हिमसेल्फ अप वेयर एज द पोइट रेजेस द नेशन। पोइट तमाम नेशन को राइज करता है। एंड दोनों का मकसद क्या है? द नॉलेज ऑफ मैन पोइट एंड मैन ऑफ साइंस का प्लेजर ही है ना, अल्टीमेट पर्पस तो प्लेजर देना ही है। एंड कह रहा है कि मैन ऑफ साइंस सीक्स ट्रूथ एज रिमोट, ही चेरिशेस एंड लव्स इट इन हिज सॉलिट्यूड। यानी खुद तक महदूद होता है, अकेले सेलिब्रेट करता है मैन ऑफ साइंस। वेयर एज
पोइट यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सली उसकी नॉलेज को सेलिब्रेट किया जाता है। कह रहा है कि पोइट सिंगिंग अ सॉन्ग इन विच ऑल ह्यूमन बींग्स ज्वाइन विथ हिम। फिर वो बात करता है जी कुछ पॉइंट्स को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए। कह रहा है कि पॉइंट हैज़ द नॉलेज। शेक्सपियर को कोट करता है। शेक्सपियर ने कहा था कि दैट सेड ऑफ मैन, मैन यानी पॉइंट के बारे में कहा था कि दैट ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर। इसका ये मतलब है कि पॉइंट हैज़ द नॉलेज ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एज वेल। सो पॉइंट इज द रॉक ऑफ द डिफेंस ऑफ ह्यूमन नेचर। ही इज द प्रिजर्वर and upholder, right? And apart from that, qualities of the poet मैंने आपको बता दिया था। universality, ठीक है। एंड फिर पोइट्री को सुपीरियर प्रूव करने के लिए अलग अलग बातें करता है। कह रहा है कि पोइट्री इज़ एन एंशियंट आर्ट, पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज़ एन इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। ठीक है, पोइट्री को प्रेज करता है, इसको सुपीरियर कंसिडर करता है। एंड फर्दर वो क्या चीज़ डिस्कस करता है, कह रहा है कि पोइट डू नॉट राइट फॉर द पोइट्स अलोन। पोइट सिर्फ पोइट्स के लिए नहीं लिखता, बल्कि वो तो कॉमन मैन के लिए लिखता है। सो लैंग्वेज कॉमन होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, so that the common man understand. And yes, मीटर और डिक्शन की वो बात करता है कि the distinction of मीटर, मीटर किस तरह का होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। एंड पोइटिक डिक्शन को वो अवॉइड करता है जो कि दूसरे पोइट्स लिखते थे यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दिस। सो कह रहा है कि when writer use poetic diction then the reader is utterly at the mercy of the poet। इसका ये मतलब है कि अगर आप फिगरेटिव लैंग्वेज में पोइट्री लिखते हो then reader is at the mercy of the poet, के मर्सी पे होता है, यानी रीडर खुद से नहीं समझ सकता, उसको पोइट्री की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। whereas when you use simple language, simple meter, then the reader is not at the mercy of the poet। रीडर खुद से इंटरप्रेट कर सकता है, उसको समझ सकता है, रिलेट कर सकता है और प्लेजर हासिल कर सकता है। मेट्रिकल अरेंजमेंट की बात की, ओनली यूज़ ऑफ द मीटर एंड राइमिंग को उसने यूज़ किया टू कीप द लैंग्वेज सिंपल, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि उसने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ क्यों किया। सो उसके ख़िलाफ़ चार्जेस ये लगाए गए थे क्रिटिक्स ने कि ही इज़ अ लेज़ी मैन, ही डू नॉट यूज़ हाउ टू यूज़ द ग्रांड स्टाइल ऑफ पोइट्री या ग्रांड लैंग्वेज या फिगरेटिव लैंग्वेज। सो उनको आंसर करने के लिए उसने एक जगह पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया, राइट, टू शो देम, क्या दिखाने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि ये सिर्फ ये फिगरेटिव लैंग्वेज जो है, डिक्शन जो है, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी पैदा करती है पोइट्री में और कोई इसका रोल ही नहीं है। एंड ही प्रूव हिमसेल्फ, जस्टिफाई हिमसेल्फ दैट ही हैज़ कमांड ऑन द लैंग्वेज। वो यूज़ तो कर सकता है, लेकिन वो यूज़ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इससे पोइट्री में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी और रीडर उसको समझ नहीं पाएगा। फिर आ जाता है जी लेट मी आइडेंटिफाई मेजर पॉइंट, पावर ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन की बात करता है, राइट। सो फिर आखिर में वो क्रिटिसाइज़ करता है डॉक्टर जॉनसन को। क्रिटिसिज्म ऑन डॉक्टर जॉनसन, क्रिटिसिज्म डॉक्टर जॉनसन पे किस चीज़ का क्रिटिसिज्म करता है वो हम डिटेल में देखेंगे। ऐसे में लिखता है कि आई होप, डॉक्टर जॉनसन को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि आई होप ही विल परमिट मी टू क्वेश्चन हिम अगेंस्ट अ मोड ऑफ
false criticism which has been applied to poetry in which the language closely resembles that of life and nature. और जो लैंग्वेज डॉक्टर जॉनसन ने यूज़ की उसको क्रिटिसाइज करते हुए कह रहा है कि सच वर्सेस हैव बीन ट्रायम्फ ओवर इन द parodies of which Dr. Johnson's stanza is a fair specimen. ठीक है, डॉक्टर जॉनसन की बैलेट से लिया गया है स्टेंजा जो कि बेब्स इन द वुड है जिसका नाम These pretty babes with the hand in hand went wandering up and down. So उसकी एक स्टेंजा लाइन वहाँ से लिया गया है. फिर कह रहा है कि द मैटर एक्सपीरियंस इन डॉक्टर जॉनसन स्टेंजा जो है कंपेटिबल है और कह रहा है कि डॉक्टर जॉनसन तो उसने ये कहा था कि राइट वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज डॉक्टर जॉनसन फॉर यूजिंग मीटर फॉर नॉन सीरियस इश्यूज. ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करता है कि डॉक्टर जॉनसन ने तो ये कहा था कि मीटर सीरियस इश्यूज़ के लिए यूज़ होता है लेकिन उसने ख़ुद मीटर को नॉन सीरियस इश्यूज़ पे यूज़ किया हुआ है. सो इस बात पे उसको क्रिटिसाइज करता है. चार्जेस का मैंने आपको बता दिया था कि वर्ड्सवर्थ के ख़िलाफ़ चार्जेस लगा दिए गए थे. ही इज़ अ लेज़ी मैन, लैक ऑफ नॉलेज. फिर उसने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हुए ख़ुद को प्रूफ किया था. फिर आ जाता है जी मीटर को फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, एंड ही कंडेम द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन को कंडेम किया तो क्योंकि इससे कम्प्लेक्सिटी पैदा होती है. मैंने डिटेल में आपको बता दिया था. सो मेट्रिकल अरेंजमेंट देखते हैं. ठीक है, प्रोज और पोइट्री का डिफरेंस. क्रिटिक्स ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने प्रोज और पोइट्री का डिफरेंस ये ख़त्म कर दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं कि वो सिर्फ कंसिडर करता है कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री इज़ द मेट्रिकल अरेंजमेंट. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक देखते हैं एक लाइन, द चाइल्ड फेल डाउन, जो कि प्रोज है ना. अगर आप इसकी मेट्रिकल अरेंजमेंट करते हो, डाउन द चाइल्ड फेल, फिर ये पोइट्री बन जाती है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ. So he defend himself by giving the names of great poets जिन्होंने वर्ड्स का यूज़ किया. मिल्टन, जॉनसन. ठीक है, कह रहा है कि मिल्टन्स की पोइट्री जो थी वो मेट्रिकल अरेंजमेंट थी. So this is all about, ये मैंने पोइट्री को सुपीरियर कंसिडर किया था. उसने लाइंस बताई थी, पोइट्री इज द फर्स्ट ऑफ नॉलेज, सुप्रीम फॉर्म ऑफ राइटिंग, ये सारा. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.